आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5 का हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो गया था और हम लोग क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अगर चैप्टर 5 आप 5 तक अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, या इस चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे और 10 से अब आगे बाकी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे ही खत्म होगा अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद मॉडल सेट देंगे। अब इसको समझने की बात है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ ये करवाते हैं, सिर्फ इसके आंसर ही नहीं बताते, पूरा एनालिसिस करते हैं। मतलब एक को कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। और समझ लीजिए एक प्रकार का ये टेस्ट भी आपका हो जाता है। आप पूरा चैप्टर कंप्लीट किए तो आपका एक प्रकार का टेस्ट हो गया। तो बस इसको समझना है और सुनना है और याद भी करना है। सब कुछ याद तो पहले से ही आप लोगों का है, बस बताना है। इसमें देखिए, और कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर बताइए कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था, जितना हम सब पढ़ाए हैं चैप्टर। तो उसमें से कुछ याद रहा है कि नहीं याद रहा है, आप जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि आकाश का देवता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का देवता है, यानी कि आकाश का देवता किसे माना जाता है? ए वायु, बी विष्णु, सी सोम और डी पृथ्वी। तो ये आकाश का देवता है, वो किसको माना जाता है? अब देखिए, देवता 3 प्रकार के थे उस समय। कौन कौन सा? आकाश के, एक अंतरिक्ष के, और एक जो थे वो पृथ्वी के थे। आपको पता है कि आर्य जो थे वो किसकी पूजा करते थे? आर्य भौतिक सुखों के लिए, मतलब उस समय ही सुख मिलना चाहिए। उस समय जैसे उन लोगों का मुख्य पेशा क्या था, शुरू में तो पशुपालन करते थे, बाद में कृषि करने लगे। कृषि और पशुपालन, यानी कि फायदा किसमें होना चाहिए? कृषि और पशुपालन में। तो बताइए, कृषि के लिए जो किसान होते हैं वो मुख्य रूप से निर्भर कहाँ पर रहते हैं? आकाश पर निर्भर रहेंगे, अंतरिक्ष पर निर्भर रहेंगे। कैसे? वर्षा कहाँ से होगा? अंतरिक्ष से ही। और पृथ्वी से भी निर्भर रहते हैं कि ये पानी, अगर नदियों का पानी चाहिए तो पृथ्वी पर, और पानी के अलावा उपजाऊ भूमि भी होना चाहिए। और पेड़ पौधों पर भी वो निर्भर रहते थे। मान लीजिए कि आसपास जो पेड़ पौधे उन पर भी वो निर्भर, कुछ फलों के लिए, कुछ फल मिल जाए या लकड़ी मिल जाए, तो इसलिए वो पेड़ों पर भी निर्भर रहते थे। इसीलिए वो भौतिक सुखों के लिए पूजा करते थे। अब वो पूजा किस प्रकार करते थे? पृथ्वी की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, और उसके बाद आकाश के, अंतरिक्ष के देवता भी मानते थे कि ये अंतरिक्ष के देवता है, ये पृथ्वी के देवता है, ये ऐसे देवता है। ये सब अलग अलग प्रकार का। हाँ, और ये इनके अलावा, ये पृथ्वी और अंतरिक्ष के अलावा वो पशुओं को भी पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये समझना, बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको पढ़ाना पड़ गया, ये समझाना पड़ गया, तो आप कैसे किसी को समझा पाइएगा? बताइए। अगर आपकी बारीकियों नहीं मालूम होगी, आपकी हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है कि एकदम बेस्ट आपको हिस्ट्री में एकदम बेस्ट होना चाहिए। बस कोई कहीं से कुछ भी सवाल करे, उसका जवाब आपको आना चाहिए, बेहतरीन उसको समझाएं। समझाने का तरीका आपके पास एक बेहतरीन होना चाहिए। बस हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब भी यही होता है कि आपके पास समझाने का जो तरीका होना चाहिए, हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। ऑनर्स की है ना, ऑनर्स का मतलब होता है बेस्ट। आप कोई क्लास में तो नहीं पढ़ रहे, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, तो आप हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे। आपने क्या किया? ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, तो आपको बेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल, 8वें मंडल, 10वें मंडल या 12वें मंडल में? तो ये पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से ये ऋग्वेद में मिलता है। वेद का नाम पूछा जाए पुरुष सूक्त में तो ऋग्वेद। और ये किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में है। हमने पहले भी आप लोगों को ये बताया है, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय इस पर बोले थे। इसको अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बताइए। दशराग युद्ध, आप लोग दशराग युद्ध वाला देखे हैं? जो दशराग युद्ध वाला हम बोले थे कि वीडियो हम एक बनाए हैं, उस पर पूरा डिटेल वीडियो है, वो आपने देखा है? दशराग युद्ध वाला वीडियो, या दशराग युद्ध के बारे में हम बताए भी थे। तो शायद हमें लगता, उम्मीद होगा कि आपने देखा होगा। और जो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो दशराग युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में अच्छा से पूरा समझाए हैं, पूरा बढ़िया समझाए हैं। तो इसीलिए आप वो वीडियो को जरूर देखें। और देखिए, अब दशराग युद्ध के बारे में यहीं पर बता देता हूं। नहीं भी देखना चाहते चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देखिए, उसको समझिए। हम अभी दशराग युद्ध के बारे में बताते हैं। देखिए क्या हुआ था। भरत वंश के राजा थे सुदास। एक तरफ से सुदास और दूसरी तरफ से 10 राजा, यानी कुल कितने युद्ध हो गया? एक तरफ से 10, एक तरफ से, कुल 11 हो गया ना। लेकिन उसको दशराग युद्ध, क्योंकि 10 राजा एक तरफ से लड़ रहे थे। एक तरफ से कौन थे? सुदास थे।
उन 10 को लग रहा था कि हम सुदास को हरा देंगे, राजा जो सुदास हैं उनको हम हरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। राजा सुदास की इतनी बेहतरीन रणनीति थी। देखिए इनकी सेना भी बड़ी थी, जो 10 गो राजा मिल जाएंगे, 10 गो ये राजा सुदास के जैसे जो राजा सुदास थे उनके जैसे 10 राजा मिल गए थे, उनसे छोटे दो थे और बाकी उनके जैसे 10 गो राजा मिल गए थे, यानी 10 गुना पावर हो गया था ना। इनके पास एक ही पावर है सुदास के पास, इनके पास कितना पावर हो गया था? 10 गुना पावर हो गया था। तो बताइए इसका तो जितना निश्चित है ना, लेकिन हुआ यही कि इनके पास एक मुख्य अच्छा एक रणनीति था और मुख्य यही थे, ये जो आदेश देते थे वही होता था। इसमें 10 गो थे ना, सब बराबरी वाले थे, कोई एक दूसरे की बात मानेगा नहीं। ये भले नाम ताकि एक में संगठन में थे, लेकिन अपना दिमाग सब चलाते थे। ये रावी नदी के, हाँ अब देखिए ये कहां पर हुआ था, ये दसरा के युद्ध जो हुआ था इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। ये रावी नदी के तट पर हुआ था ये दसरा के युद्ध। अब इसको समझने की बात है, ये रावी नदी के तट पर, अब रावी नदी हो गया, इसको उस समय का नाम पारुसनी नदी था, ध्यान रखिएगा उस समय का नाम पारुसनी। इधर से राजा सुदास है, कौन है? राजा सुदास, और इधर से 10 गो राजा है। अब 10 गो राजा है, इनके जितने ताकतवर राजा थे, इनको तो एक बात पता था कि कहानी अगर हम हारे तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं, अगर हम हार गए तो यहां से लौट कर जाने का कोनो चांस नहीं बनता, कोई चांस नहीं है। तो जिसके पास अपने अस्तित्व पर एकदम खतरा आने लगता है कि कोई हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, इस युद्ध के बाद हमारा अस्तित्व नहीं बचने वाला है, तो पूरा शक्ति लगाकर लड़ता है एकदम। देखिए कोई भी युद्ध में भरपूर शक्ति लगती है, लेकिन इसमें जो एक अस्तित्व वाली बात जब आ जाती है ना अपने पर, तो पूरा एकदम जितनी शक्ति होती है, जितना लगा सकते हैं पूरा लगाता है। तो राजा सुदास के पास से पूरा शक्ति लगा। इनको लग रहा था कि हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, 10 गो हैं, इनके बराबर 10 गो अगर चारों तरफ से घेर लिए तो जाएंगे कहाँ जाएंगे चारों तरफ से अगर घेर लिए तो क्या हुआ, ये अब युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद दोनों का नहीं, इधर से 10 गो थे, इधर से युद्ध, इतना भीषण युद्ध कि अब जब लगा कि इन लोग हारने लगे ना, तो एको को भागने लगा। और जब एको को भागता देख लिया ना, एको को भागता हुआ देख लिया राजा कि वो भाग रहा है, तो सब इधर से सब भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि जब राजा सुदास इन 10 को मिलकर हराने में सक्षम है, अगर अकेले हम पड़ गए, ये 10 राजा सोचने लगा कि अगर हम अकेले पड़ गए तो ये क्या हाल करेगा हमारा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो ऐसे ही सब भाग गए और ये सुदास जो थे क्या हुए, जीत गए। तो इनकी इतनी अच्छी प्लानिंग थी, इतनी बेहतरीन प्लानिंग इनका था कि 10 गो थे वो और 10 को भागना पड़ गया। तो दसरा का युद्ध किसने जीता था? सुदास ने जीता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अगला है, तो इसका आंसर दसरा के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी का, इसका नाम पारुसनी भी है, ध्यान रखिए। आस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? चलिए एक होगा नदी का, रावी, व्यास, गोमती, चेनाब। तो चलिए बताते हैं। रावी का तो पारुसनी है प्राचीनतम नाम, व्यास का विपाशा है, और गोमती का गोमल है। गोमती का क्या है? गोमती इसका आंसर नहीं होगा। गोमती का गोमल है, रावी का पारुसनी, व्यास का विपाशा, गोमती का गोमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब। चेनाब का क्या है? आस्किनी नाम है, ध्यान रखिएगा। चेनाब का प्राचीनतम नाम जो क्या है, पहले वाला नाम आस्किनी है। अब नया नाम क्या हुआ है? नया नाम अपडेट समझ लीजिए, नया अपडेट क्या हुआ है? चेनाब पड़ गया है। ये नया अपडेट होता है ना, तो अपडेट होता है तो कुछ नया नाम बदल जाता है, बहुत सारा नाम बदल जाता है। तो इसका भी नाम क्या हुआ? आस्किनी से बन गया क्या? अब चेनाब, ध्यान रखिएगा। आगे है, मनुष्य का जीवन कितने आश्रमों में बांटा गया है? मनुष्य का जीवन A3, B4, C6 और D10 कितने आश्रमों में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब बता सकते हैं कौन कौन आश्रम हम बताए भी हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, और उसके बाद अंतिम में संन्यास होता है। कुल 4 प्रकार के बांटे गए हैं, यानी 4 आश्रमों में मनुष्य का जीवन बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन किस मंडल में है? A तीसरा, B चौथा, C पांचवा और D दूसरा। तो ये चौथा मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन है कि कौन कौन सी फसलें होती थी, किस प्रकार के उपकरण थे, किस किस जानवरों की सहायता लिया जाता था। अब बताइए ये कैसे पता चल गया कि ये जानवर उनको पालतू थे, ये उपकरण का प्रयोग करते थे, उनके पास ये उनके पास बाद में लोहा का ज्ञान आया ना, शुरू में लोहा का तो ज्ञान था नहीं। ऋग वैदिक काल में लोहा का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में तो उनको लोहा का ज्ञान हुआ। ये सब कैसे पता चला कि लोहा का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ? ये सब उसमें वर्णन है। क्या होता था कृषि के बारे में जब होता था, तो कृषि में वर्णन है कि ये चीजों का प्रयोग होता है। तो ये चीजों का प्रयोग होता है, तो सब उसमें किसमें लिखा हुआ है? ये चौथा मंडल में लिखा हुआ है। कृषि संबंधी बात कौन से मंडल में लिखा हुआ है? चौथा मंडल में लिखा हुआ है कि ये कृषि का ये उपकरण होते थे,
इन जानवरों का कृषि में उपयोग होता था। और उसके बाद और कृषि करने के लिए कौन कौन सी मतलब कौन कृषि करते थे, और उसी समाज में थे कुछ लोग थे क्या थे, पुरोहित थे, उसी में क्षत्रिय थे, तो बाकी अलग अलग कार्य करते थे। ये सब इससे ही मालूम चलता है। किससे? शुरू में तो ऋग्वेद से मालूम चलता है, और बाद में उत्तर वेद में 3 गो वेद थे। उत्तर वेद में 3 गो वेद ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषद, आरण्यक की सबसे भी पता चलने लगा, लेकिन शुरू में किससे पता चलता था? ऋग्वेद से ही पता चलता था। आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ये 4, बी 8, सी 6 और डी 10। तो ये वेदों की संख्या 4 है। हाँ, वेद वाला नोट्स ऐसे आप लोग बनाए हैं। वेद वाला जो नोट्स है वो ऐसे आप लोग बनाए हैं। वेद वाला नोट्स जो है, वेद ऐसे करके, वेद और वेद के अलग अलग प्रकार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये 4 नंबर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऐसे करके अच्छा से एकदम नोट्स बना लीजिएगा। वेद को लिखा, आपको पता है कि वेद याद है, पता है कि वेद याद है, वेद 4 प्रकार का, फिर भी ये नोट्स में आपको लिखना है। क्योंकि देखिए नोट्स जब तक अच्छा नहीं लगेगा देखने में ना, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब लिखेंगे वेद 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम लिख देंगे, वो एक पिछला जैसा हो जाएगा। ये कुछ नया रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगता है, और याद करने, जब भी हम कुछ नया चीज देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया? 4। आगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? गायत्री मंत्र वाला उल्लेख किस मंडल में मिलता है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? ये ऋग्वेद में, ध्यान रखिए गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद की बात हो रही है। तो ये तीसरा मंडल में, किस मंडल में? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा मंडल में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये सभी लोग जानते हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद तो इसमें कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद है, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना। सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद ही है, और इसीलिए शुरू वाले काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। मुख्य जानकारी ऋग्वैदिक काल की किससे होती है? ऋग्वेद से ही होती है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। और सबसे नया वेद किसे माना जाता है? नया का मतलब अंतिम, अंतिम में जो आएगा वो नया ना होगा, समझिए। शुरू में आया तो थोड़ा सा पुराना वेद माना गया, उसके बाद वाले सबसे अंतिम में कौन वेद आया था? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो ये अथर्ववेद था। कौन था? अथर्ववेद था। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।